हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री और उसमें हमने स्टार्ट कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक सेकंड जो है उसका फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, वो हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमारे इसके 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण और उसके साथ साथ उसको बनाने की विधियाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हेलो एरिन्स, जो कि अपना चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ हम देख चुके हैं। आज हम सीखेंगे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को बनाने की विधियाँ। सही है, मतलब आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। क्लियर है चीज़? ओके, तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स हमें देख रहे हैं, तो हम हेलो एरिन्स को किस किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसके जनरली आपको 2 मेथड दे रखे हैं यहाँ पर, वो है एक हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन से अपन को दे रखा है एक तो नॉर्मली जो अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपन कराते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और दूसरा अपन कराते हैं यहाँ से सेंडरमेयर अभिक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, अब सेंडरमेयर अभिक्रिया क्या है? सेंडरमेयर इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी यही है। क्लियर? ये दोनों रिएक्शन अपन देखेंगे और इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको भी अपन देखते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए, हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जनरल चीज़ें कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इसका मैं आपको जनरल चीज़ बता देता हूँ। जनरल चीज़ समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि वो जब मैं बताऊँगा आपको तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभी जैसे आपको मैं तो हर बार बताऊँ, बिल्कुल हर बार मैं बताऊँगा, लेकिन एक दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी आपके दिमाग में आए या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये आपके दिमाग में आए, तो दोनों केसेस में आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि चाहे बेंजीन के ऊपर कोई सा भी ग्रुप हो तो हमें क्या करना है। सही है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट है, तो उस केस में हम वहाँ पर ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब हम वहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जोड़ेंगे, जो भी हमें जोड़ना है। ठीक है, समझा दूंगा होता क्या है, एक बार ओरली समझ लो इसको। हाँ जी, और अगर वहाँ पर कोई बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई समूह लगा हुआ है वहाँ पर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पर हम क्या कराएंगे, इस रिएक्शन को कराएंगे। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सारी चीज़ें, ये क्लियर, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ताकि हर चैप्टर में मेरे को केवल कंसेप्ट बताना पड़े। ठीक है, तो जनरल चीज़ें आपके दिमाग में रहें ऑलरेडी। ओके, देख लो, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। देखो, जैसे ये रिएक्शन है, इसको एक बार पढ़ लो आप ताकि दिमाग में रहे आपके सबके भी कि एराइल हैलाइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyst like iron and or iron third chloride। मतलब क्या है इसका, मतलब एरिन्स जो है उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, हेलोजन से कराओगे। अब हेलोजन वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने आयोडीन नहीं लिया, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा कि इन्होंने आयोडीन क्यों नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लोरीन लिया है, ब्रोमीन लिया है, उसकी रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ लिवाइस एसिड। मतलब लुइस एसिड जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लुइस अम्ल की उपस्थिति में इन्होंने ये अभिक्रिया कराई है। और लुइस अम्ल जो लिवाइस एसिड लिया है इन्होंने, वो क्या लिया है, इन्होंने लिया है आयरन और आयरन थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप समझना इस चीज़ को। देखो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा स्पेस लिया मैंने यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हाँ जी, मेरे को स्पेस चाहिए इधर, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, रिएक्शन तो देखनी चाहिए थोड़ी सी। ओके, देखो अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, समझना बहुत ध्यान से। देखो ये है मेरे पास बेंजीन, ये क्या है मेरे पास, बेंजीन, ये मैंने बेंजीन बनाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेंजीन पर समझना एक चीज़ समझना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सही है, देखो बेंजीन है, बेंजीन पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल ला रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोफाइल ला रहा हूँ। देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात समझो, दोनों का मतलब समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन हिंदी वाले समझना, इलेक्ट्रोफिलिक को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही, सब्स्टिट्यूशन को अपन बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, हाँ जी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये इसका नाम है। तो दोनों का मतलब समझना, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक क्या है
ये चीज़ है मेरे पास ए है और एक ये बी है, इसने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। इसने क्या करा, यहाँ से ये चीज़ है, इसने इस पर अटैक किया और ये हट गया, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन। किसी की जगह पर दूसरे ग्रुप का आ जाना, वो क्या होता है जनरली अपने दिमाग में जनरल चीज़ क्या होती है, प्रतिस्थापन। अपन यही बोलते हैं, अपन बोलते तो हैं कि यार वो बढ़िया था, वो अच्छा था, मैंने क्या करा, उसको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे जब मैं 11th में था तो 11th में फर्स्ट रैंक पर कोई और था, 12th में फर्स्ट रैंक पर मैं आ गया, तो मैंने उसको क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, प्रतिस्थापन ही हो गया। अब कौन कर रहा है भैया, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही कर रहा है, मतलब कोई ऐसा ग्रुप कर रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही का मतलब ही यही होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब, देखो स्नेही का मतलब क्या होता है, लव, लविंग नेचर स्पीसीज, या फिर वो ऐसी स्पीसीज जो उससे स्नेह कर रही। देखो जैसे मैं आपसे बोलूं, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। क्या होता है, माइनस चार्ज। क्लियर। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा, जो इस नेगेटिव चार्ज को लेना चाहे, मतलब इससे प्यार करे। किससे प्यार करे, नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज से प्यार कौन करेगा भैया, इसका जस्ट अपोजिट चार्ज वाला, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। ये लो भैया पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये लो भैया न्यूक्लियस बोलेंगे, या फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, हाँ जी प्रोटॉन लाइक स्पीसीज बोलेंगे, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, हाँ जी जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, डेफिशिएंसी हो। क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब देखना समझना चीज को, ये जो प्लस चार्ज है ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास। इसलिए अपन जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इंग्लिश वाले समझना कि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी, दैट हैव द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, दिस स्पीसीज, मतलब पॉजिटिव चार्ज हैविंग स्पीसीज इज नॉन एज द इलेक्ट्रोफाइल। वाई, बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रॉन फिलस स्पीसीज। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी देखिए समझना इस बात को ध्यान से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस पर प्लस चार्ज है। अब समझते हैं नाभिक स्नेही को। किसको समझते हैं, नाभिक स्नेही को। समझना सीखो बहुत ध्यान से। देखो इस पर क्या है, माइनस चार्ज है। क्या है इस पर, माइनस चार्ज। मतलब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, इसका जस्ट अपोजिट चार्ज। अब अपोजिट चार्ज किस पर होता है भैया, जो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, हिंदी बोलते हैं नाभिक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक है, तो नाभिक जो होता है उस पर क्या होता है, प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा, प्लस चार्ज के पास जाने की कोशिश करेगा। सही है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही, क्योंकि वो किसके पास जाएगा, नाभिक के पास। उसी तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले समझना कि इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज द न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्लियर, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, इट इज द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, सो इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। हिंदी वाले समझना, ये जो प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है ये किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसकी बात करता हूँ कि इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सपोज दैट यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है, जैसे मैं एक्स माइनस ही ले लूँ, यहाँ पर क्या ले लूँ, एक्स माइनस। तो एक्स माइनस जो है ये, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। सो इट इज नोन एज द न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, सो इट इज नोन एज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ इसकी, तो ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज किसके पास जाएगी, नाभिक के पास जाएगी, जिसके पास प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज वाली स्पीसीज के पास जाएगी, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, हाँ जी न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, नाभिक स्नेही। मैं लिख देता हूँ, वो लिखा हुआ नहीं यहाँ पर कहीं पर भी, नाभिक स्नेही। तो कंसेप्ट तो समझ में आ गया आपके कि ये चीज़ होती है। अब ये बात कर रहा है कि इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसकी बात कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है। सही है, देखो इसको मैं रिएक्शन के थ्रू समझाता हूँ आपको, रिएक्शन के थ्रू इसको समझो ताकि समझ में आए आपके। आ जाओ, देखो सपोज दैट कि यहाँ पर कोई मैंने लिया ए और बी, क्लियर, और इधर लिया मैंने कोई सी। क्लियर है चीज़, समझना चीज़ को बहुत ध्यान से। सही है, यहाँ पर मैं सपोज मान लेता हूँ कि इस पर प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस चार्ज। इस पर क्या है, प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, और इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज। सही है, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक। ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका मतलब वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफिलिक कौन सी होगी, जिसके पास क्या हो, प्लस चार्ज, जिसके पास क्या हो, प्लस चार्ज। सही है, तो अब ये प्लस चार्ज वाली स्पीसीज क्या करे, इधर से इस प्लस चार्ज वाली स्पीसीज को हटा दे, यहाँ से हटा दे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, इधर आएगा और इस ए को हटा देगा, और क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BC। और यहाँ से A प्लस क्या हो गया,
अलग हो गया। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने, ये क्या है यहाँ पर, हाँ जी ये क्या है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को मैं देखना आगे हमेशा ये इस तरीके से मैं डिनोट करूँगा, और न्यूक्लियोफाइल को मैं इस तरीके से डिनोट करूँगा। जो पढ़ रहे हैं वो कहीं पर लिख लें अलग जगह से कि जब मैं डिनोट करूँगा, मैं इसको शो करूँगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को मैं ई प्लस से डिनोट करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या रखता है, प्लस चार्ज रखता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या रखता है, माइनस चार्ज रखता है, इसलिए मैं न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करूँगा नेगेटिव चार्ज से। सही है, ओके। देखना यहाँ पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल था, यहाँ पर ए भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। सही है, मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, इस वर्ड का मतलब समझ में आया क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक द्वारा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देना, नॉन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, ओके। वैसे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन इनमें कैसे होता है, बेंजीन रिंग में। इनमें कैसे होता है, किसमें, बेंजीन रिंग में कैसे होता है। क्लियर, अब आ जाओ देखो इधर। हाँ जी, देखो होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बेंजीन लेता हूँ, केवल और केवल बेंजीन लेता हूँ, केवल बेंजीन लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूँ, X2 से। किससे कराता हूँ, X2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ लिवाइस एसिड। Fe ले लूँ या FeCl3 ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ मैं। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, ठीक है, आयरन ले लिया। समझना बात ध्यान से, आप चाहो तो FeCl3 ले सकते हो। इसने बोला है आयरन थर्ड क्लोराइड, मतलब आयरन थर्ड क्लोराइड इसको ही बोलते हैं अपन। ठीक है, FeCl3 को ही। ओके, जब इसकी रिएक्शन में इससे कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये इस तरीके से, हाँ जी, Cl जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और एक निकल जाता है यहाँ से HCl। देखो होता क्या इसको समझना। ये जो X2 है, ये जो X2 है, इसको मैंने लिख लिया XX, इसको मैंने क्या लिख लिया, XX। अब ये X2 जो होता है, समझना, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। इसकी मैं एक बार थोड़ी सी मैकेनिज्म समझा देता हूँ, क्रियाविधि समझा देता हूँ, ताकि ये रिएक्शन आपके समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत बेसिक से ले रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आएगी है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई FeCl3 से। अब सपोज दैट मैंने हेलोजन लिया, तो हेलोजन को अगर मैं Cl ही ले लेता हूँ ताकि रिएक्शन में दिक्कत ना आए। ये मैंने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, Cl2। ठीक है, और FeCl3 से मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। देखो FeCl3 क्या होता है, एक लुईस अम्ल होता है, एक लिवाइस एसिड होता है। और लिवाइस एसिड क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, जिसके पास माइनस चार्ज होगा। आपको पता है जिस पर प्लस चार्ज है वो तो खुद ही भिखारी है, वो तो खुद ही क्या है, भिखारी है। उसके पास, वो खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। सही है, मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, बाहर से किसी से छीन के लिया है वो। ठीक है, मतलब वो क्या है, लुटेरा है, एक तो भिखारी है और एक लुटेरा है। सही है, तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए लुटेरा। आ जाओ देखो, अब इन दोनों में से देखो, दोनों Cl हैं, इस बॉन्ड को अगर अपन ब्रेक करते हैं तो दोनों पर क्या आएगा, रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, रेडिकल। जब आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि जब बंद विखंडन जब होता है, तो दो तरीके से होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, एक होता है हेट्रोलाइटिक। मतलब एक तो होता है समांश बंद विखंडन, एक होता है विषमांश बंद विखंडन। अगर समांश बंद विखंडन होता है तो बीच में से टूटती है और एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले के पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर वाले के पास जाता है। लेकिन जब विषमांश बंद विखंडन होता है, मतलब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक छीन लेता है और एक को बोल देता है भिखारी बन जा, एक बन गया लुटेरा। सही है, मतलब एक तो बन जाता है प्लस चार्ज, एक बन जाता है माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनना चाहिए, मुक्त मूलक बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया दोनों जो हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों के दोनों सेम एटम है, तो बीच में से टूटना चाहिए। लेकिन ये होता है FeCl3, ये इससे रिएक्शन करता है और क्या करता है, एक Cl को Cl माइनस की फॉर्म में ले जाता है। किसकी फॉर्म में ले जाता है, Cl माइनस की फॉर्म में। तो Cl माइनस की फॉर्म में ले जाता है तो ये तो बना लेता है क्या, FeCl4 माइनस। सही है, और यहाँ से क्या निकल जाता है, ये जब Cl माइनस निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, Cl प्लस। बोलो भाई साहब, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ये बात बताओ मेरे को। तो ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ से ये Cl प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है। इसलिए हम लिवाइस एसिड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक जनरेटर स्पीसीज। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल को क्या करे, जनरेट कर दे। सही है, इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रोफाइल निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, देखो समझ में आ गई चीज़, इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी बेंजीन है, ये बेंजीन है। ठीक है, आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन इससे होती है,
Cl+ की रिएक्शन किससे होती है, इससे होती है। अभी आपको समझ लो, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म अपन और बाद में देखेंगे, एक बार दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए अपने। हालांकि मैकेनिज्म यही होती है ये वाली, फिर भी आप थोड़ा सा समझते चलो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। देखो ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है, मैं क्या करता हूँ, इधर से इस H को हटाता हूँ और इस Cl को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। इस Cl को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। सही है, लो भैया, ये लो, इस Cl को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन। इसको अगर समझें अपन बहुत ध्यान से, इसको अपन अगर बहुत ध्यान से समझें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर H जो है, H ये निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H+, मतलब हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है H+ की फॉर्म में, ठीक है। और Cl+ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि H+ भी क्या था, यहाँ पर H+ भी क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। Cl+ भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। One electrophile substitute the another electrophile this process is known as the electrophilic substitution reaction. Clear? ये जो फिनोमेना है इसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपके समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से बोलो भाई साहब, सही है। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना। क्लियर? देखो समझना ध्यान से बहुत। अब हाँ जी, देखो अब क्या है, अब इन्होंने बोला ये वाली बात, इन्होंने क्या बोली, इसमें बोल रहे हैं भाई बात, इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। पहले मैं यही समझाता हूँ एक बार और। अभी तक तो क्या थी अपने पास, बेंजीन थी। क्या थी अपने पास, बेंजीन। अब बेंजीन पर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, वो जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ये लगा दिया इन्होंने। देखो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ये ग्रुप लगा दिया CH3 लगा दिया। अब ये CH3 ग्रुप जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। अब देख लेना, बता दूंगा मैं और अगर कहीं वर्ड आता है तो ऐसा, हाँ जी, ठीक है। या फिर अपन यूँ बोलते हैं, इसका क्या है, धन विद्युतीय प्रभाव है। क्या है इसका, धन विद्युतीय प्रभाव, मतलब देने वाला इसका नेचर है, ठीक है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं अगर इसको देखें तो कि इसका क्या है, +I इफेक्ट है। इसका क्या है, +I इफेक्ट। अब आप आगे चलकर बहुत हायर क्लासेस में ये भी देखोगे कि इसका एक इफेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब इसका +H इफेक्ट भी होता है, लेकिन आप तो +H को भी दिमाग में मत लगाओ, ठीक है। आपने 11th क्लास में सीख रखा है, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन सीख रखा है, आपने रेजोनेंस इफेक्ट सीख रखा है, आपने इंडक्टिव इफेक्ट सीख रखा है, जिसको अपन बोलते हैं +I +H एंड +R इफेक्ट, सही है। तो आप ध्यान रखना, इस CH3 ग्रुप जो है इसका +I इफेक्ट होता है, इसका +H इफेक्ट होता है, और जिसका +H और +I होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देता है। वो क्या रखता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, सही है। समझना इस बात को ध्यान से। तो मैंने आपको एक दिन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझाई थी किसकी, बेंजीन की। देखो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये उठ के क्या हो जाएगा, ये उठ के आ जाएगा यहाँ पर, सही है। ये लो भैया, मैं इसके एक बार रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आ जाओ। हाँ जी, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये एज इट इज़, और ये आ गया CH3, सही है। आगे देखते हैं अपन, और ये बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर, ये लो, सही है। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये एज इट इज़, और ये CH3, क्लियर। अब ये नेगेटिव चार्ज उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर, ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आ जाएगा, इधर, लो भैया, हाँ जी, ये डबल बॉन्ड, ये एज इट इज़, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया CH3। देखो जब यहाँ से ये बॉन्ड उठ के आया था तो यहाँ पर क्या चल रहा था, प्लस चार्ज चल रहा था। क्या चल रहा था यहाँ पर, प्लस चार्ज। इधर भी क्या रहेगा, प्लस चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा इसका। ये लो भाई साहब, ठीक है। और ये आ गया CH3। हाँ जी, बोलो भैया, कोई समस्या किसी तरह की? ये है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से ये बेंजीन जो थी, जब ये बेंजीन थी, इस बेंजीन में से आपको हाइड्रोजन को हटाना था। भाई मैंने अभी बताया था आपको, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल देता है और खुद वहाँ पर आकर जुड़ जाता है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सब पोजीशन अभी तक तो बेंजीन में तो सेम थी, आप किसी भी हाइड्रोजन को निकाल सकते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पर CH3 लगाया या कोई भी ग्रुप लगाया तो अब आपके दिमाग में कीड़ा आ गया। वो क्या आ गया कि भैया अब कौन सा हाइड्रोजन हटाएं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी, सही है। इन सब के पास एक एक हाइड्रोजन है
और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बेंजीन पर कोई ग्रुप आ जाता है, जब बेंजीन पर अपन कोई ग्रुप लगा देते हैं तो उसकी सारी पोजीशन जो होती हैं वो सेम नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, वो इसके रेस्पेक्ट में अलग अलग हो जाती हैं। अब वो अलग अलग कैसे हो जाती हैं, मैंने आपको समझा रखा है कि ये जो पोजीशन है इसको अपन ऑर्थो बोलते हैं, इसको भी ऑर्थो बोलते हैं, इसकी जस्ट अगले वाले को अपन मेटा बोलते हैं, इसकी जस्ट अगले वाले को अपन मेटा बोलते हैं, और लास्ट वाले को अपन बोलते हैं पैरा। मैंने बोला था आपको जब बेंजीन पर एक ग्रुप लग जाता है तो उसकी 2 पोजीशन जो बगल वाली होती हैं वो ऑर्थो, नेक्स्ट टू मेटा, और सबसे लास्ट वाली होती है पैरा। सही है, क्लियर, कोई समस्या नहीं इसमें। तो अब हम किस हाइड्रोजन को हटाएं, ऑर्थो वाली को हटाएं, मेटा वाली को हटाएं, या फिर पैरा वाली को हटाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ा एक सवाल होता है, बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए ही तो हम बैठे हैं। आओ देखो, आपको हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से और एक इलेक्ट्रोफाइल लाना है, तो आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी, उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, कहाँ कहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सही है, आ जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है अपन देख रहे हैं। देखो, एक तो है, हाँ जी, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, इस पोजीशन पर, एक कहाँ आया भैया, नेगेटिव चाहिए घूम के ये आ गया इस पोजीशन पर, नेक्स्ट पोजीशन में हम देखते हैं कहाँ गया भैया, ये रहा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब एक तो आया ये ऑर्थो पोजीशन पर, एक आया ये पैरा पोजीशन पर, फिर आया ये ऑर्थो पोजीशन पर। मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हाईली रिच है, मतलब उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, ज़्यादा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेटा पोजीशन है वो है शांत, वो क्या है, शांत, उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, अगर किसी पर फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन किसी एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो इस पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी ऑटोमेटिक कम हो गई ना। अरे कम कैसे होगी, इसकी बढ़ गई, ये यहीं पर ही है तो कम हो गई ना इसकी। सही है, इसका मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन। सही है, इसलिए सुनना ध्यान से। अब यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल को हटाऊंगा तो कहाँ से हटाऊंगा, ऑर्थो और पैरा से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक कहाँ करेगा भैया, इलेक्ट्रोफाइल है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, इस पर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वहाँ दिखेंगे जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। भैया इसको इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं एक तो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, आपको इसको दिख रहा है ऑर्थो पोजीशन पर, इसको दिख रहे हैं पैरा पोजीशन पर, और इसको दिख रहे हैं वापस से ऑर्थो पोजीशन पर। इसका मतलब ऑर्थो पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड वी कैन से दैट पैरा पोजीशन इज ऑल्सो द बेस्ट पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट नॉट मेटा पोजीशन। मैं क्या बोल गया, हिंदी वाले समझना कि ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन है ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए। पैरा भी बहुत अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन मेटा नेवर, मेटा पोजीशन पर कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। समझ गए बात, समझ गए। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रियाएं होंगी, ये जो इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमेशा क्या होंगी, ये होंगी भैया ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, हमेशा कहूँगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ये मेटा पोजीशन पर नहीं होने वाली। क्लियर, ठीक है। स्क्रीन देखता हूँ एक बार मैं, सही आ रही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है। क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं, देखना। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के बाद हम जब आगे चलते हैं तो उसमें हम देखते हैं, हाँ जी, हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यही पता लग गया कि अगर बेंजीन होती नॉर्मल तो आप कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई ग्रुप आ जाता है तो वो ग्रुप कैसा है, उस पर बेस्ड हम देखते हैं कि जो पोजीशंस हैं वहाँ पर अपन कहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराएंगे। क्लियर, हम कहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराएंगे ये हमें देखना है। ये हम कैसे देखेंगे भैया, हमें देखना आता है, कैसे देखना आता है कि जो ग्रुप है इसका कौन सा प्रभाव है, इसका कौन सा प्रभाव है। ठीक है, मैं एक लिस्ट बना दूंगा आपको जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप या कौन सा समूह किस तरह का इफेक्ट रखेगा। देखो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, बस इतना दिमाग लगाना है। मैं आपको फिर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये रहेगा कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अलग रहेंगी। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आर इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सारी चीज़ें अलग रहेंगी उसमें। ठीक है, तो उस टाइप के ग्रुप मैं बना दूंगा अलग से एक बार, मतलब उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से उन ग्रुप्स की। ठीक है, लेकिन अभी मैं इतना सा बता दूंगा कि कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे और कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जो इधर इलेक्ट्रॉन देंगे
इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नीचे आएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देंगे, वो नीचे की तरफ देंगे। सही है। तो ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है ये पोजीशन हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। तो कोई भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा और हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट देगा या पैरा प्रोडक्ट देगा, वो कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा। क्लियर, वो कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, हम देखेंगे आगे बेंजल्डिहाइड के केस में देखेंगे, हम आगे देखेंगे बेंजोइक एसिड के केस में देखेंगे, हम देखेंगे साइनोबेंजीन के केस में देखेंगे, हम देखेंगे नाइट्रोबेंजीन के केस में देखेंगे कि वहाँ पर मेटा पोजीशन पर क्या आता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन आर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। तो उसको अपन वही देखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि अपने पास जो भी ग्रुप आएगा वो कैसा होगा, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। सही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। क्लियर है। तो अब मैं देखो, अब इस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये रेजोनेंस समझ में आ गया। आपकी ये भी समझ में आ चुका है कि अगर बेंजीन होती है तो कहीं पर भी ग्रुप को चिपका दो, कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। लेकिन अगर एक ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर ऑलरेडी, तो वहाँ पर आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करानी है। ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आगे चलता हूँ, देखना होगा। हाँ जी, देखो समझना ध्यान से बहुत। देखो ये जो चीज़ है ये वाली, अब इसमें देखो, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही कर लोगे इस रिएक्शन को। अब आप खुद ही कर लो। कैसे कर लोगे कि भैया हमें पता है अच्छे से कि ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। कैसा होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग? वैसे मैंने आपको बताया था कि इसका +I और +H इफेक्ट होता है। क्या होता है? +I और +H इफेक्ट। ठीक है। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो भैया बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और कहाँ पर बढ़ेगी? देखो भैया, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, कोई सी पोजीशन मान लो, तो ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, या तो यहाँ चिपकाओ या यहाँ चिपकाओ या फिर पैरा पर चिपका दो। भैया इन्होंने कहाँ चिपका रखा है? देखो हेलोजन को भैया ऑर्थो पर चिपका रखा है। अरे भाई पैरा पर चिपका रखा है। ये भाई साहब समझ में आया नहीं आया? मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आप इलेक्ट्रोफाइल को लगा सकते हो। क्लियर है? हाँ जी भैया, मतलब आपको एक तो मिलेगा ऑर्थो हेलोटोल्विन, एक मिलेगा पैरा हेलोटोल्विन। इसको अपन क्या बोलेंगे? टोल्विन। ओके। व्हेन द रिएक्शन ऑफ टोल्विन with halogen in the presence of Lewis acid, iron और iron third chloride, हाँ जी, ऑर्थो हेलोटोल्विन और पैरा हेलोटोल्विन, हाँ जी, आर ऑब्जर्व्ड। हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट। क्लियर है चीज़? हमें क्या मिलता है? एक तो ऑर्थो हेलोटोल्विन मिलता है और एक मिलता है पैरा हेलोटोल्विन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये रिएक्शन किस किस को समझ में नहीं आई वो मैं वो बता दें अब। ठीक है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। मेरे साथ सबके समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ कहीं पर भी आएगी ना, फिनॉल के केस में आएगी, या अभी हम पढ़ेंगे कि हेलोबेंजीन की केमिकल रिएक्शंस। हेलोबेंजीन मतलब ये जो हेलोबेंजीन आएगा, इस हेलोबेंजीन के अपन क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट यही आ गया, ये लो। अब आपसे कोई पूछे कि भैया इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराओ, हम करा देंगे। हमें पता है। इसका मैं बताऊंगा आपको कि हेलोजन जो होते हैं इनके ऊपर लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर। 3 लोन पेयर होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? 3 लोन पेयर। अरे भैया जिसके पास 3 लोन पेयर हो, इसका मतलब वो तो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ, हम कह रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी बहुत ज़्यादा है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा बेंजीन रिंग को देगा ही देगा। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जनरल एग्जांपल। हमारे पास पैसा है, सही है। आप अपना पैसे को कहाँ रखते हो? घर में रखते हो, बैंक में रखते हो, कहाँ रखते हो उसको? तो आपका जवाब आएगा मैक्सिमम कि हम अगर थोड़ा बहुत पैसा होता है तो घर में रख लेते हैं, हमारे पास रख लेते हैं। लेकिन ज़्यादा पैसा होता है, सपोज दैट आपके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख को आप घर में थोड़ा रखोगे, कभी भी कोई डाका डाल जाएगा तो। सही है। इसका मतलब आप इस पैसे को कहाँ रखोगे? बैंक में रखोगे। कहाँ रखोगे इसको? बैंक में। और बेंजीन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए या इन मोइटीज़ के लिए, इतने सारी जो स्पीशीज़ हैं इनके लिए वर्क करती है एज ए बैंक। एज ए बैंक वो क्या करेगी? देखना वो क्या करेगी, समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। वापस समझाता हूँ मैं इस चीज़ को ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो ये बेंजीन है, ये क्या है मेरे पास? बेंजीन है, ये रही बेंजीन, सही है। और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप, ये मैंने लगा दिया एक हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा अपने लिए पैसा होता है ना, मनी इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना अपने लिए मनी।
लेकिन ध्यान रखना इनके लिए जो लोन पेयर्स हैं एटम्स के लिए लोन पेयर पैसे की तरह ही होते हैं बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि यार ये चीज़ छिन गई ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज आपके अगर जेब से 100 रुपये गिर जाए दुख तो होता है आपको, तो उसी तरीके से इनसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन लेता है ना तो इनको क्या हो जाता है, दुख हो जाता है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज जो है ये क्या है, दुख है ये, ठीक है। ये दुख को बांटते रहते हैं। दुख जो होता है बांटने से क्या होता है, घटता है, ऐसा बोलते हैं लोग, ऐसा होता नहीं जनरली। देखो ये जो है लोन पेयर्स, ये लोन पेयर्स जो है ये लोन पेयर्स क्या, इलेक्ट्रॉन, इन पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि दिख रहे हैं इसको, ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर से घूम रहे हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर जब इधर आया ये तो हेलोजन के पास देखा, अरे वाह क्या बात है, 3 लोन पेयर, ये चाहिए हमें। तो ये इस पर अटैक करने की इसके पास क्या रहती है, टेंडेंसी रहती है, मतलब ये इस पर अटैक कर सकते हैं। तो हेलोजन क्या चाहेगा, हेलोजन जो ये एक्स है इसके पास जो लोन पेयर है, कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर हो, वो क्या चाहेगा, यार मेरे इलेक्ट्रॉन्स को कोई सेव कर ले, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को कोई क्या कर ले, सेव कर ले। अब वो सेव कैसे करेगा, उनको सेव कैसे करेगा, तो ये एटम जाएगा बेंजीन के पास। जैसे अपन कहाँ जाते हैं, अपन कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, इस बेंजीन में जाएंगे। कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बेंजीन क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर रख लेती है अपने और उनको रोटेट कराती रहती है। क्या कराती रहती है, रोटेट। देखो जैसे ही ये जो लोन पेयर है बेंजीन रिंग में जाएंगे, इस पर तो आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पर तो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अभी मैं पार्शियली लिख रहा हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन जा ही रहे हैं, ठीक है। मतलब इस पर तो आ गया प्लस चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा इधर, इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा अरे यार दूर से तो इसके पास लोन पेयर दिख रहे थे, लेकिन इसके पास तो प्लस चार्ज है। इसका मतलब और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब उन्हें प्रतिकर्षण होता है, सही है। तो ये अब यहाँ ना जाके ये जाएगा कहाँ पर, बेंजीन रिंग के पास। ये लोन पेयर जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर आएगा, इधर रहता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, सही है। फिर नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट होगा इधर, अब इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर इधर शिफ्ट होगा ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर है, फिर पैरा पर है, फिर ऑर्थो पर है। इलेक्ट्रोफाइल देखेगा भाई साहब ऑर्थो पर है नेगेटिव चार्ज, भाग के आएगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजिशन पर। जैसे ही ऑर्थो पर आया, बेंजीन रिंग ने रोटेट कर दिया, बेंजीन रिंग ने यहाँ भेज दिया, फिर ये इधर भागेगा, फिर ये जो क्या करेगा, ये बेंजीन जो है इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ भेज देगी, फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर बेंजीन रिंग इसको यहाँ से यहाँ भेज देगी। मतलब क्या करेगी, इसको चक्कर घुमाते रहेगी ऐसे, इसको ये घुमाता रहेगा। जो बेंजीन रिंग है वो उस इलेक्ट्रोफाइल को घुमाता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका मतलब बेंजीन जो होती है इन एटम्स के लिए जस्ट लाइक वर्क करती है, हाँ जी, जस्ट लाइक बैंक। मतलब बैंक मतलब उस इलेक्ट्रॉन्स को सेव करके रखती है, वो हमेशा क्या करके रखती है, सेव। क्लियर, आप तो ऐसे समझो इस चीज़ को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। मैं क्या समझा रहा था कि हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन इनका हमेशा क्या लगता है, प्लस आर इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, क्लियर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, तो आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा वो चीज़, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, समझना भैया बहुत ध्यान से। तो मेरे हिसाब से अभी रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, अपन ने बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस किया है इसको, क्लियर। आ जाओ, देखो अब क्या कह रहा है ये आगे, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब क्या है, मतलब ये जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने, इनको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब एक जो, जैसे आपने बीकर लिया, आपने क्या लिया था, कोई बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या डाला, इसमें आपने बेंजीन ये भी डाल दिया, टोल्यूइन आपने हेलोजन भी डाल दिया, आपने ये सब भी डाल दिया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें ही तो बनेगा भाई, प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें ही बनेगा, एक ऑर्थो एक पैरा, ये तो है नहीं अलग अलग बन जाएंगे, सही है। एक में बना तो आप इनको सेपरेट कैसे करोगे, तो सेपरेट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। ऑर्थो का ज़्यादा होता है, और सॉरी ऑर्थो का अलग रहता है और पैरा का अलग रहता है, सही है। मतलब इनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है, इनमें काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, तो इनको आराम से सेपरेट कर सकते हैं, क्लियर है चीज़। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। समझना ध्यान से बहुत, देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो रिएक्शन ली है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि ये जो हेलोजन है यहाँ पर, ये हेलोजन मानता है क्लोरीन और ब्रोमीन। किसको मानता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को, Cl2 and Br2। ये कभी भी आयोडीन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, मैं आपको बताता हूँ। आयोडीन का केस, आयोडीन से जब रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी, तो ये तो बनता है, ये साथ में क्या बनता है, और HX बनता है। क्या बनता है, HX। अब वो Cl है तो HCl बन जाएगा, और Br है तो HBr बन जाएगा, सही है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। देखो रिएक्शन, अगर ये तो समझ में आया यहाँ पर कि ऑर्थो और पैरा को अपन सेपरेट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है, काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, तो सेपरेट हो जाते हैं इजीली।
रिएक्शन विद आयोडीन, अब आयोडीन की बात कर रहा है, रिएक्शन विद आयोडीन और रिवर्सिबल। ध्यान रखना, जब आयोडीन से रिएक्शन होती है, अगर सपोज दैट यहाँ आयोडीन होता तो ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। कैसे हो जाती है रिएक्शन, ये रिवर्सिबल। क्लियर है चीज़, ये रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल। और जब रिवर्सिबल हो जाती है तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलता क्या, तो फिर हमें प्रोडक्ट मिलता क्या भैया, ये में ऑर्थो मिल गया, ऑर्थो वाले ने वापस एच आई के साथ रिएक्शन करी और वापस से बन गया, ये लो खेल खत्म। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो मिल नहीं रहा हमें। तो रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर, क्लियर, एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इससे रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई एसिड ले लो आप, HNO3 ले लो, या फिर आप HiO4 ले लो, टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्म्ड ड्यूरिंग आयोडीनेशन। ठीक है, क्योंकि जो HI बनेगा यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर, इसलिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नीड होती है। लेकिन वैसे ध्यान रखना, आयोडीन हम यहाँ पर लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। इन द केस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन द रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, एंड इन द केस ऑफ आयोडीन द रिएक्शन इज द रिवर्सिबल। क्लियर, मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और आयोडीन के केस में कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। केवल ये इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड्स की बात करें तो भैया ये तो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि बहुत कई बार तो एक्सप्लोसिव हो जाते हैं ये। ठीक है, मतलब उनमें आग से लग जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए अपन इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके, मेरे हिसाब से आनी चाहिए समझ में। ये नेक्स्ट ये अपन ने सीखा एक प्रिपरेशन मेथड ऑफ द, हाँ जी, किसका, हेलो एरिन्स को बनाने का बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा। एक बार हिंदी मीडियम वालों का देख लेते हैं, और नहीं तो वो बोलेंगे हमें तो PDF भी नहीं दिखाई। आ जाओ, हाँ जी, बताओ कोई समस्या है कि हिंदी मीडियम वालों को। मैंने आपको समझा दिया, वैसे बोल के भी समझा दिया, रिएक्शन में तो क्या ही हिंदी इंग्लिश यार। यहाँ देख लो हिंदी, और देख लो, एरिल एलाइडो तथा ब्रोमाइडो का विरचन आयरन या आयरन क्लोराइड अथवा किसी अन्य लोइस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिनो के क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। देखो, इलेक्ट्रॉन रागी बोल दो या इलेक्ट्रॉन स्नेही बोल दो, एक ही बात है। सही है, हाँ जी, इसको और क्या बोल सकते हो आप, इसको क्या बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन है भैया ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लियर, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा आसानी से बनाया सकता है। ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर एक बात बोली है। क्या बात बोली, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्या बोला है, एक तो क्लोरीन बोला है और एक ब्रोमीन बोला है। मतलब हेलोजन यहाँ पर क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या क्या होगा, ब्रोमीन होगा, या तो क्लोरीन होगा या क्या होगा, ब्रोमीन होगा। सही है, कोई समस्या नहीं है उसको, किसी को भी। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो, और क्या बनेगा, पैरा। वही बात बोल रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा समावयव, समावयव मतलब आइसोमर्स। ये जो बने हैं ये आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं ये। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड सेम मोलिकुलर वेट बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज द आइसोमरिज्म। क्लियर, मैं आपको क्या बोला अभी मैंने कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके क्या हो, हाँ जी, जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब आणविक सूत्र, मॉलिकुलर वेट, उनका अणुभार, तो ये सब चीज़ें क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण या फिर दोनों ही गुण क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, उनके भौतिक गुण रासायनिक गुण अलग अलग हो, लेकिन उनका फॉर्मूला भी सेम हो, उनका वेट भी सेम हो, उनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो। इस तरीके से वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, वो आइसोमर्स होते हैं। जैसे अपन इनकी बात करते हैं, अगर आप इसको लिखोगे तो कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, हेलोजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन सब सेम है, मतलब दोनों में सारी चीज़ें सेम है। सही है, लेकिन ये क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, फिर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी बात सारी है। ओके, ठीक है, तो ये आइसोमर्स होते हैं। देखो, ऑर्थो और पैरा इस समावयवों को, समावयव मतलब आइसोमर्स, आइसोमर, ठीक है, आइसोमर्स, हाँ जी, उनके गलनांकों में अत्यधिक अंतर मतलब उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है इनके दोनों के, तो इनको सेपरेट अपन इजीली कर सकते हैं। सही है, होने के कारण सुगमतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। आयोडीन के साथ अभिक्रिया हम क्यों नहीं कराते, क्योंकि उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, तथा इस अभिक्रिया में उत्पन्न HI जो होता है उसको ऑक्सीकृत करने के लिए हमें ऑक्सीकरण, हाँ जी, ऑक्सीकरण कर्मक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑक्सीकर्मक HNO3 या HiO3 ले लो, की आवश्यकता होती है। फ्लोरीन की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसको भी हम काम में नहीं लेते हैं। इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है फ्लोरीन की। क्लियर है, कोई समस्या है किसी को भी, नहीं है। ओके, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं इसको, वो है अपना सेंडर मेयर रिएक्शन। वो कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर, इंग्लिश में देखते हैं इसको, फिर अपन हिंदी पे आ जाएंगे।
हाँ जी ओके। कौन सी रिएक्शन है? सेंट मेयर रिएक्शन। ओके, अरे भाई साहब डट जाए यार, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है भैया? एमीन से बनाएंगे बाय द सेंटर मेयर रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शन क्या होती है इसको हम समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर, ओके नाइस। देखो सेंट मेयर रिएक्शन में क्या होता है, पहली बात तो आप एमीन लोगे, उस एमीन की रिएक्शन आप किससे कराओगे? HNO2 से। आप HNO2 से करा दो या फिर NaNO2 और HCl से करा दो, तो उस केस में बनता है बेंजीन डाई, पहले एक बार सुन लो, तो बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। उस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप Cu2Cl2 मतलब कॉपर का सॉल्ट ले लो, उससे कराओगे तो आपके सामने मिलता है हेलोबेंजीन, ठीक है। और वहाँ पर आप हेलोजन जो लेते हो वो लेते हो या तो क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। हमें दोनों क्यों लेंगे? देखो मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही हम जनरली यूज़ में क्यों लेंगे। मैं आपको फिर बताता हूँ एक नॉर्मली तो कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसका बड़ा साइज होता है। तो जनरली किसी रिएक्शन कराते तो रिवर्सिबल हो जाती है या फिर होती नहीं है, बहुत स्लो होती है, तो उस तरीके से हम उसको नहीं लेते। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी हम आगे जाके पढ़ते हैं, BSc क्लासेस में पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं हमको, लेकिन एक बार दिमाग में रहनी चाहिए कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही हम जनरली यूज़ में क्यों लेते हैं, ठीक है, ओके। देखो समझना बात को देखो बहुत ध्यान से, एक बार पढ़ लेते हैं इसको ताकि दिमाग में रहे सारी चीज़ें। व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, हम क्या लेंगे यहाँ पर? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेंगे, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, ठीक है, इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, अ डाईएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। क्या बनेगा? डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा, हाँ जी। यूनिट 13 क्लास 12, ठीक है। हम आगे देखेंगे, मतलब इन्होंने बता रखा है कि इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन हम तो यहीं देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाईएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, विद क्यूप्रस क्लोराइड, मतलब जो डाईएजोनियम सॉल्ट बना है उसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे? क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे और क्यूप्रस ब्रोमाइड से करा देंगे, ठीक है। क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, रिजल्ट्स इन द क्या अपन को रिजल्ट मिलेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप, मतलब डाईएजोनियम जो ग्रुप है वो Cl और ब्रोमीन से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। क्या बोल गया ये? ओके समझते हैं इसको, बहुत ध्यान समझते हैं। देखो इधर आ जाओ, देखो इसको मैं कर देता हूँ पहले इधर, ये लो, हो गया। अब समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कैसे समझोगे इसको? बहुत ध्यान से आप इसको ऐसे समझोगे कि आपने लिया एनिलीन, आपने क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? ये बेंजीन के ऊपर, देखो बेंजीन के ऊपर यदि आप CH3 लगाते हो तो बोलते हो टोलुएन, बेंजीन के ऊपर आप OH लगाते हो तो आप बोलते हो फिनॉल, बेंजीन के ऊपर आप NH2 लगाते हो तो आप बोलते हो एनिलीन, बेंजीन के ऊपर आप OCH3 लगाते हो तो आप बोलते हो एनिसोल, बेंजीन के ऊपर आप OC2H5 लगाते हो तो आप बोलते हो फेनिटोल, ठीक है। बेंजीन के ऊपर आप बहुत सारे ग्रुप इस तरीके से लगाते रहोगे, 2 बेंजीन आ जाए तो नेफ्थलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन हो गया, क्लियर। एरोमेटिक तो है ये, एमीन है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक ही हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? देखो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने NaNO2 प्लस HX। मैं एक बार X को Cl मान के कर रहा हूँ, ठीक है। X इज इक्वल टू, वैसे तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? Cl या Br। मैं एक बार इसको Cl ले लेता हूँ, लो भैया, NaNO2 प्लस HCl। देखो पहले क्या होता है, शुरू में पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, NaNO2 और HCl जो होता है ये आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ बनाते हैं HNO2। क्या बनाते हैं ये? HNO2। आ जाओ इधर देखो, हाँ जी, NaNO2 और HCl जो होता है ये आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कैसे करेंगे भैया? देखना इधर, ये क्या करते हैं, जैसे इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो Na प्लस और NO2 माइनस में चेंज होगा, ये इसकी बात करता हूँ तो H प्लस और Cl माइनस में चेंज होगा। एक तरफ का पॉजिटिव दूसरी तरफ के नेगेटिव से रिएक्शन करता है और एक तरफ का नेगेटिव दूसरी तरफ के पॉजिटिव से रिएक्शन करता है। आइए इधर, तो Na प्लस जो होगा Cl माइनस के साथ ये तो बना लेगा सॉल्ट, तो इसका तो खेल खत्म भैया। आप तो जाओ इधर, अब देखो बनेगा क्या? H प्लस जो है NO2 के साथ क्या बना देगा? HNO2। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको अपन? नाइट्रस एसिड। ध्यान रखना, इसको हमेशा इन सिटू बनाया जाता है, रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है इसको, तो ही सही रहता है ये। आपको जनरली वो देखो, आपको रिएक्शन में, हाँ जी देखो, इस रिएक्शन में इस एनिलीन के साथ जो रिएक्ट करेगा वो ये करता है। कौन करता है? HNO2। कौन करता है? ये HNO2। कभी भी ये रिएक्ट नहीं करते NaNO2 HCl, नहीं, पहले ये खुद आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाएंगे और HNO2 फिर किससे रिएक्शन करता है? इस एनिलीन से, और आगे हमारी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है, ठीक है। मतलब ये आपको दे रखा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? पहले HNO2। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस रिएक्शन में जो सेंड, कौन सी रिएक्शन है ये है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में, हाँ जी, एनिलीन से जो रिएक्शन रिएक्ट करता है तो वो एक्टिव स्पीसीज कौन सी है?
तो आप ये मत बोल देना NaNO2, नहीं भैया गलत बात, HCl बोला तो गलत बात, क्या होती है HNO2, क्या होती है HNO2, ठीक है। ये HNO2 क्या होती है, एक्टिव स्पीशीज होती है ये, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से, देखो समझना कि HNO2 जो है, या फिर इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, इसको और क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं NaNO2 प्लस HCl, भाई इससे मिलकर तो बना ये, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये तो होगी बेंजीन। देखो एजो वर्ड जो होता है ना, एजो, वो किसके लिए लगता है, नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए लगता है, नाइट्रोजन के लिए। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ इधर कि नाइट्रोजन जो होता है ये इसके लिए हमेशा एक वर्ड अपन यूज में लेते हैं केमिस्ट्री में, वो क्या लेते हैं, एजो। क्या लेंगे, एजो। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर दो नाइट्रोजन एक साथ मिल जाती हैं, हाँ जी, दो नाइट्रोजन क्या होती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं, और ये लो भैया, क्लियर। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन। दो एजो हैं तो डाई एजोनियम, डाई एजो, इस पर होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है माइनस चार्ज। ये क्या होती है, हमेशा आयनिक फॉर्म में रहती है ये जो होती है आयनिक फॉर्म में रहती हैं, तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इस तरीके से होता है ये, क्लियर। या तो इसको ऐसे ले लो, या फिर इसको और दूसरी तरीके से लिखना चाहो तो ये लो भैया, ये प्लस चार्ज और ये इधर रहता है माइनस चार्ज, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लोग कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाँ जी, N2 और Cl, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो आप कैसे भी, ये क्या होता है, नोटेशन होता है ये साइड में, जैसे आप नहीं करते क्या यार, CH4 होता है तो CH4 कैसे भी लिख देते हो, मीथेन भी लिख देते हो, और कैसे लिख देते हो, इसको खोल के भी लिख देते हो पूरा ऐसे करके। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको आप CH3H भी लिख देते हो। तो इस तरीके से दुनिया भर के नोटेशन है, ये आपका जो अच्छा लगे वो सही है, ठीक है। समझ गए, क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। समझ में आ गया क्या बोला मैंने इसको, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्यों बोला, क्योंकि डाई है, दो है एजो, तो डाई एजो। नियम ईएम क्यों लगाया, किसी पर अगर लास्ट में देखो किसी भी स्पीसीज पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अपन लगाते हैं उस पर ईएम। क्या लगाते हैं हम उस पर, ईएम लगाते हैं, क्लियर, ध्यान रखना है चीज़, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया। ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड अगर किससे रिएक्शन करें, Cu2H2 से, मतलब Cu2Cl2 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ये N2 जो होती है, ये तो उसको तो उड़ा दो, N2 जो होती है, N2 गैस को तो बाहर उड़ा दो आप। माइनस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ निकल रही है, वो चीज़ क्या हो रही है, वहाँ से निकल रही है, ठीक है। N2 निकल गई यहाँ से। अब बेंजीन जो है, ये बेंजीन जो है, इस बेंजीन पर क्या आ जाएगा, N2 हट गया, Cl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl। अगर देखो Cl ये वाला नहीं आता, ध्यान रखना ये बात, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना। ये जो Cl है, ऐसा नहीं है कि N2 उड़ गई और सीधा ये आ गया यहाँ पर, नहीं। जो आप यहाँ पर लोगे, जो इसमें आप लोगे, इसमें यदि आप Cl2 लेते हो तो Cl आएगा उसमें, वहाँ पर आगे, ठीक है, यहाँ पर Cl आएगा। और यदि आप यहाँ पर Cu2Cl2 की जगह Cu2Br2 लेते हो तो यहाँ पर Br आ जाएगा, क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो Cl है, ये Cl यहाँ पर उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये उठ के आ जाएगा और ये Cl जो है ये माइनस HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, क्लियर है चीज़। किसी को समस्या हो तो बताओ, नहीं है। ये अपनी सेंड में रिएक्शन है। सेंड में रिएक्शन में कुछ नहीं होता कि प्राइमरी एरोमेटिक एमीन जो होती हैं वो नाइट्रस एसिड, या फिर अपन बोल सकते हैं सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके मिक्सचर से रिएक्शन करती हैं, मतलब HNO2 से रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको अपन बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड, क्योंकि हेलोजन है, केवल कोई दिखा नहीं रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रखा। और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है ये रिएक्शन करता है किससे, हाँ जी, क्यूप्रस, हाँ जी, क्यूप्रस हैलाइड से, क्यूप्रस आयोडाइड से। तो क्या बनाता है ये, हाँ जी, हेलो बेंजीन। क्या बनाता है, हेलो बेंजीन। इसको अपन बोलते हैं एराइल हैलाइड। देखो एराइल हैलाइड जो है ये है कॉमन नेम। ये क्या है, कॉमन नेम। अगर मैं बोलूँ हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन क्या है, IUPAC नेम। मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर हाइड्रोकार्बन को पहले लिखा जाए और सब्स्टिट्यूएंट को बाद में लिखा जाए, हेलोजन को बाद में लिखा जाए, तो वो होता है कॉमन नेम, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट को पहले लें अपन, मतलब प्रतिस्थापी को अपन पहले लें, और जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन चेन है अपनी, जिसको अपन वर्ड रूट बोलते हैं, या चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको अपन बाद में लिखें, तो वो होता है अपना IUPAC नेम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। N2 बाहर निकली गई यहाँ से, लो भैया, उड़ गया, क्लियर। कोई समस्या किसी को भी नहीं है, ओके। लो भैया, ठीक है, कोई समस्या नहीं है अब इसमें। अब देखो इधर, हाँ जी, कुछ और इसमें लिखा हुआ है तो वो देख लेते हैं एक बार अपन। इन्होंने बता ही दिया। अब देखो इन्होंने एक बात बोली है, वो क्या बात बोली है उसको समझना बहुत ध्यान से, कि रिप्लेसमेंट ऑफ द डाईएजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन। भाई यहाँ पर आपने ClBr क्यों लिया, इसने बोल रखा है कि हम यहाँ पर ClBr और ले रहे हैं, हम यहाँ पर भी आयोडीन नहीं ले रहे, जैसा कि उन्होंने ऊपर बताया था, ठीक है। आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। मतलब ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि आयोडीन जो होता है इसका साइज बड़ा होता है, इजीली रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये इसलिए अपन क्या लेते हैं यहाँ पर
डायरेक्ट इसकी रिएक्शन करा देते हैं KI से, मतलब आपको कॉपर जो ये था Cu2X2, ये जो था ये वर्क कर रहा था एज ए कैटलिस्ट, वर्क कर रहा था। तो यहाँ पर इसको लेने की आपको कोई नीड नहीं है, मतलब रिएक्शन ईजी वे में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी ईजी वे में, ठीक है। रिएक्शन कैसे हो जाएगी? ईजी वे में हो जाएगी। डायरेक्ट आप KI लो और डायरेक्ट इसको बाय द शेकिंग ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइओजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एंड इज डन सिंपली बाय शेकिंग द डाइओजोनियम सॉल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। मतलब पोटेशियम आयोडाइड से इसको रिएक्शन को शेक करने पे या नॉर्मली तरीके से इसको स्टिर करा दो, घुमा दो इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन ये हो जाती है, ठीक है। कोई समस्या किसी को भी? कोई समस्या नहीं है इसमें। हाँ जी, उसके बाद ये एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है। हाँ जी, अब आ गए अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे जहाँ तक है, ठीक है। हम केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे। देखो एक बार हिंदी मीडियम वाले और देख लो इस चीज़ को फटाफट से। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? देखो ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है ये मैंने बताई दी आपको। ठंडे जलीय खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन मतलब ये रहा, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट समझ होंगे आप, के साथ अभिगत किया जाता है, मतलब NaNO2, तो डाइओजोनियम लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? डाइओजोनियम लवण, डाइओजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट ही बोलेंगे इसको भाई साहब, क्या बोलेंगे? सॉल्ट, ठीक है। ताजा बने डाइओजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड, देखो से तो Cu2 क्या ले लो, Cu2Cl2 ले लो या फिर Cu2Br2 ले लो, कुछ भी ले लो। समूह के विलयन को मिलाने पर डाइओजोनियम समूह जो होता है उसकी जगह क्या आ जाता है? Cl या Br से प्रतिस्थापित हो जाता है वो, ठीक है। आइए ये इसने रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, Cu2X2 से रिएक्शन कराई, N2 बाहर निकल गया और हमें क्या मिल गया? हेलोबेंजीन या फिर क्या मिल गया? एराइल हैलाइड, ठीक है। इसने बोला है कि आयोडीन द्वारा डाइओजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती तथा इसे सामान्यतः डाइओजोनियम लवण तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ हिलाकर ही बनाया जा सकता है। क्लियर? हाँ जी, सही है, ओके, ये हो गया। देखो अब आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल है इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, रिएक्शन आपको देखनी है कैसे क्या करना है, सब आपको पता है अच्छे से, है ठीक है। हाँ जी, इसमें एक बहुत अच्छी रिएक्शन आ गई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन है, अरे भैया पेरोक्साइड से ये रिएक्शन आती है बाय द रूल ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ। आपने नाम सुना होगा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। वो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लगाएंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ के जस्ट उल्टा होता है वो, ठीक है। उसने क्या बोला था? यदि आप असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराओगे तो वहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जहाँ ऑलरेडी क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। जब भी हम एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन पार्ट होता है, H+ पार्ट होता है, वो हमेशा कहाँ जाता है? जहाँ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ऑलरेडी ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। वो तो था मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा हो जाएगा कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, मतलब हाइड्रोजन को कहाँ चिपका देना? इधर चिपका देना और इस ब्रोमीन को यहाँ चिपका देना, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कहीं दे रखिए रिएक्शन एक बार, ये देखो हाइड्रोजन को कहाँ चिपकाया हुआ है? इस कार्बन पर, ये लो भैया इस कार्बन पर देखो, और Br को कहाँ चिपकाया हुआ है? लास्ट वाले कार्बन पर, दिख गया होगा आपको, सही है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, ओके क्लियर। हाँ जी, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं हम कुछ। ये एग्जाम्पल ये आपको सबको सॉल्व करने सारे के सारे, कहीं कोई समस्या आए तो बता देना इनमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ जी, कोई समस्या किसी तरह की, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो बताओ भाई साहब। मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को ताकि कोई किसी को समस्या ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल हम भौतिक गुण सारे कंप्लीट कर लेंगे। भौतिक गुण में हम देखेंगे साइज कैसे वेरी करता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, क्वथनांक, बोलनांक, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी। क्लियर, ओके। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और जो लोग नीडी हो, जिनको ज़रूरत हो, जो 12वीं में हो आपके साथी, या जो IIT और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, क्योंकि IIT और नीट में आप उनको पता होगा, जो एस्पिरेंट्स हैं जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, उनको पता है कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब कहाँ से क्वेश्चन बन जाए कोई पता नहीं, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है कि एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। तो मैं इसलिए मैं लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ उन चीज़ों को। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच।